पाठशाला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं में जो पूर्णांक पहला पाठ है हमारा, तो पूर्णांकों का किस प्रकार से योग होता है, किस प्रकार से हम उनका घटाते हैं उन्हें, किस प्रकार से उनका गुणा होता है और भाग होता है, इन संक्रियाओं को हम समझेंगे। इसके पहले हम समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। हमने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएँ, 6वीं में हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएँ कौन कौन सी होती है। तो हमने देखा था उस टाइम पर कि 1 2 3 4 डॉट 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 ये अनंत तक जाती है। इसका मतलब वो संख्याएं जिनको हम गिनने के लिए यूज़ करते हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होती है। कोई व्यक्ति आम तोड़ने के लिए गया, उसने पहला आम तोड़ा तो उसने बोला कि 1 आम है। एक और तोड़ लिया तो उसके पास उसने गिना 1 और 1 2 आम हो गए। उसने एक और आम तोड़ा तो 3 आम हो गए। लेकिन उसने जब तीनों आम एक साथ खा लिए, तीनों आम खाने के बाद उसके पास कुछ बचा नहीं, तो उसने सोचा कि अब इस संख्या को मैं कैसे दर्शाऊं। तो उसके दिमाग में एक और संख्या आई जिसको उसने लिखा 0, फिर उसने लिखा 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम। इस प्रकार से उसने लिखा कि जब उसके पास 1 था तो उसने 1 लिखा, लेकिन उसने जब खा लिया कुछ नहीं बचा उसके पास, तो नहीं कुछ बचा, उसको गणित की भाषा में उसने दर्शा दिया कि ये 0 है। तो इन संख्याओं का जो प्राकृत संख्याएं नाम था वो नाम बदल गया और 0 के मिलने से ये पूर्ण हो गई संख्याएं, तो इसलिए इनका नाम लिख दिया पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कुछ अधूरी अधूरी सी लग रही थी, 1 से लेकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अधूरापन इसलिए लग रहा था कि जब कुछ नहीं होता है तो उसको कैसे दर्शाएंगे। तो उसको 0 से दर्शाया तो ऐसा लगा कि फिर हमारी जो सीरीज़ है वो पूर्ण हो गई, तो इसलिए उसको नाम दे दिया पूर्ण संख्याएं। फिर क्या हुआ कि ठंडे प्रदेशों में कोई व्यक्ति घूमने गया तो उसको तापमान नापने में जब आया कि भाई यहाँ पर तापमान 0 1 2 3 4 आगे गर्मी के मौसम में रहता है, लेकिन ठंडी के मौसम में तापमान अंदर आना शुरू हो गया 0 से भी। इसका मतलब 0 से भी तापमान जब कम हुआ तो उसको गिनती आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाना पड़ा। तो उसने स्केल बनाया, उसने एक संख्या रेखा का निर्माण करा और इस संख्या रेखा पर बताया कि यहाँ पर 0 है, इधर 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार वो इसी क्रम में इधर पीछे बढ़ा तो उसने माइनस लगाया, -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार ये अनंत तक बढ़ता चला गया। तो इन संख्याओं को उसने देखा कि 0 के इधर धनात्मक संख्याएं हैं, इनमें धन का चिन्ह नहीं है, मतलब धनात्मक संख्याएं हैं, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। और 0 के इधर हम बढ़े तो ऋणात्मक संख्याएं, मतलब कोई मान अगर बढ़ेगा तो वो इधर गिनेंगे और घटेगा तो इधर गिनेंगे। इस प्रकार ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई, ऋणात्मक संख्याएं, और ये हो गई धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में जब 0 मिला तो वो पूर्ण संख्या हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पैकेज जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आया। और जब उनमें माइनस की संख्याएं भी शामिल हो गई तो इनका नाम बदलकर हो गया पूर्णांक, जिसमें हम इतने भाग को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और इतने भाग को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है उन्हें हम कहेंगे धन की संख्या है, तो वो धनात्मक पूर्णांक हो गया। और जहाँ ऋण लगा हुआ है उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कह देंगे। इस प्रकार से पूर्णांक की कल्पना हुई। हम देख सकते हैं कभी कभी प्रश्न आता है कि पूर्णांक में ये संख्या शामिल है या नहीं है, पूर्णांक में वो संख्या शामिल है या नहीं है। तो हम इसके लिए 3 सर्कल बना सकते हैं। पहला सर्कल, उसके बाद दूसरा सर्कल, उसके बाद ये तीसरा सर्कल। 3 सर्कल हमने बना दिए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं शुरू कहाँ से होगी, 1 2 चलती रहेगी। यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 ये चलती रहेगी। फिर यहाँ लिखेंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक में हम लिखेंगे, यहाँ हो गया हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3। ये सर्कल हमको ये बताते हैं कि ये जो प्राकृत संख्या है उसका गोला इतना है, इसमें पूर्ण संख्या शामिल नहीं है।
लेकिन ये जो पूर्ण संख्या का सर्कल हमारा है इसमें प्राकृत संख्या अंदर है, मतलब पूर्ण संख्या में जो भी संख्याएं आ रही है वो सब प्राकृत संख्या में शामिल है, मतलब प्राकृत संख्या पूरी पूरी किसके अंदर आ रही है, पूर्ण संख्या के अंदर। अब हम देखेंगे कि ये पूर्ण संख्या जो है वो सभी पूर्णांक में आ रही है, 0 1 2 3, मतलब पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृत संख्याएं भी है। इस प्रकार हम ऐसा सर्कल बनाकर भी समझ सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बात कि पूर्णांक होते क्या हैं। अब इनके अंतर्गत जोड़ना, घटाना और गुणा भाग किस प्रकार से होता है, पहले हम जोड़ के प्रश्नों पर बात करते हैं। जैसे ऋण 5 में हमको जोड़ना है 3 को, तो हम देखेंगे कि हमने अभी तक केवल 5 में 3, 5 और 3 8 इस प्रकार से जोड़ा है, लेकिन अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं को अगर जोड़ना होता है तो इनका बड़ा आसान तरीका होता है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखेंगे हम कि जहाँ ऋण चिन्ह लगा हुआ है उसको हम ये माने कि हमारे ऊपर ये कर्जा है, और जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है उसको हम समझे कि वो हमारे जेब में धन है। तो हम ये देखते हैं कि 5 के आगे ऋण लगा हुआ है, इसका मतलब 5 रुपये का हमारे ऊपर कर्जा है और हमारी जेब में है 3 रुपये। तो हम जब 3 रुपये किसी को लौटा देंगे तो हमारे ऊपर कर्जा बचेगा। कितना कर्जा बचेगा, 2 रुपये का कर्जा बचेगा। इसका मतलब ये है कि 5 रुपये के कर्जे में से 3 रुपये अगर हम देंगे तो 2 रुपये का हमारे ऊपर कर्जा बचेगा, और कर्जे का साइन जो होता है वो ऋण का होता है, तो यहाँ बच जाएगा ऋण 2। एक तरीका तो ये हो गया कि हम इस प्रकार से सोचें। दूसरा तरीका ये है कि जब अलग अलग चिन्हों की संख्याएं होती है, अलग अलग चिन्हों की संख्याएं होती है और हम जोड़ने वाले होते हैं, मतलब जोड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो जोड़ने का केवल साइन है लेकिन हमको एक्चुअली घटाना पड़ता है उसको। तो घटाएंगे तो क्या होगा, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। हमको चिन्ह को नहीं देखना है कि चिन्ह क्या लगा हुआ है, हम केवल ये देखेंगे कि बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। तो 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2, चिन्ह हम देख नहीं रहे हैं। 5 में से हमने 3 को घटा दिया तो बच गया 2। अब देखेंगे बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ भी आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है ऋण 6 और इनको हम जोड़ रहे हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धन की संख्या है। इसमें हम देखेंगे कि ऋण लगा हुआ है, मतलब ये ऋण की संख्या है। कुल मिलाकर इन दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग हो गया। तो फिर सवाल भली जोड़ने का, लेकिन हमको घटाना पड़ेगा। जब भी अलग अलग चिन्ह दिख जाएंगे तो हम भली सवाल जोड़ने का, लेकिन उसे घटाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि चिन्ह को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखेंगे 6 बड़ा है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कौन सा है, ऋण का, तो हम यहाँ लगा देंगे ऋण। इस प्रकार हम ऋण 6 में से 2 घटाएंगे तो ऋण 4 बच जाएगा। हम इसको दूसरे एंगल से सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर 6 रुपये का कर्जा है, ऋण लगा है मतलब कर्जा है, और 2 रुपये हमारी जेब में है। जब हम जिससे हमने कर्जा लिया है 6 रुपये, उसको हम 2 रुपये लौटा देंगे तो हमारे ऊपर 4 रुपये कर्जा और बच जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं जब चिन्ह अलग अलग दिए हुए हों। अगर चिन्ह एक जैसे दिए हुए हों तो क्या करेंगे, अगर मान लो आपको सवाल ऐसा दे दिया जाए कि ऋण 5 में आपको ऋण 3 जोड़ना है, अगर जो चिन्ह है वो आपको एक जैसे दे दिए जाएं तो फिर क्या करेंगे। हम इसको उसी प्रकार सोच सकते हैं कि हमने 5 रुपये का कर्जा किसी से पहले ले रखा था और हमने 3 रुपये का कर्जा और ले लिया। ऋण चिन्ह जहाँ लगा है मतलब उसको हम कर्जे से जोड़कर देखें तो 5 रुपये का कर्जा हमने पहले से ले रखा है और 3 रुपये का कर्जा हमारे ऊपर और हो गया, तो कुल मिलाकर कर्जा ही हुआ है, कर्जा बड़ा है, तो क्या करेंगे, कर्जे का ही साइन आएगा। और 5 रुपये में 3 रुपये और जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 रुपये। हम इसको दूसरे एंगल से भी सोच सकते हैं कि अगर चिन्ह एक जैसे हो और जोड़ने का साइन यहाँ हो तो हमको जोड़ना ही है, और जो दोनों संख्याओं में चिन्ह लगा है वो ही लगाना है। तो दोनों में ऋण लगा है तो यहाँ भी ऋण आएगा, और 5 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे हम 2 धन की संख्याओं को जोड़ते हैं वैसा ही हम 2 ऋण की संख्याओं को जोड़ेंगे, और दोनों में ऋण चिन्ह है तो हमको ऋण लगाना भी पड़ेगा। ये तो हुआ हमारी धन की संख्याओं को जोड़ने का काम। अब घटाने वाली बात पर आते हैं। घटाने वाली बात पर अगर आएंगे हम तो इसी प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से घटा सकते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न लिखेंगे कि ऋण 5 में से हमको घटाना है ऋण 4 को, तो हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सवालों को लिखकर घटाने में थोड़ा सा ऑड लगता है। इन सवालों को अगर आप इस प्रकार से लिख लें कि ऋण 3 में से हमको घटाना है ऋण 4, इस टाइप से अगर हम इन सवालों को लिख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है।
हम यहाँ देखेंगे कि ऋण 3 वैसा का वैसे ही आएगा। और यहाँ देखेंगे जब ऋण चिन्ह जो है वो 2 बार अगर हो जाए, ये जो ऋण चिन्ह है वो अगर 2 बार हो जाए तो यहाँ धन लग जाएगा और दोनों ऋण गायब हो जाएंगे और यहाँ 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसके पास ऋण चिन्ह है, इसके पास धन चिन्ह है। अब ये अलग अलग हो गया। अब उसको उसी प्रकार सोचेंगे कि हमारी जेब में 4 रुपये धन है, मतलब 4 रुपये है और 3 रुपये हमारे ऊपर कर्जा है। तो जब हम 4 रुपये में से 3 रुपये दे देंगे तो 1 रुपया धन हमारे जेब में बच जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्जा कम है और हमारे पास पैसा ज़्यादा है। तो 4 रुपये में से हम 3 रुपये कर्जा दे देंगे, 1 रुपया हमारे पास बच जाएगा। दूसरे एंगल से हम सोचेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। चिन्ह को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो हमको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे और बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। तो 4 में से 3 गई तो क्या बचेगा, 1। और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लग जाएगा। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, धन का। तो किसी भी संख्या के आगे धन का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ऋण नहीं लगा है तो इसका मतलब वो धन की ही संख्या होती है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद हम एक और उदाहरण समझते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ 8 लिखा है और इसमें से आपको ऋण 3 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को फिर से ऐसा ही लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 8, इसमें से घटाना है हमको ऋण 3। तो हम देखेंगे कि यहाँ तो 8 रहेगा, ऋण चिन्ह फिर से 2 बार हो गया तो ये धन का हो जाएगा और साथ में लिख देंगे 3। अब ऋण चिन्ह हमारे पास है ही नहीं, तो ये सवाल बहुत साधारण सा हो गया कि 8 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 8 और 3 हो जाएगा हमारा 11। इस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान कैटेगरी के सवाल होते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि चिन्ह किस प्रकार से लगाना है। तो चिन्ह लगाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप कर्जे के कॉन्सेप्ट से सोचें तो कभी भी आपको चिन्ह लगाने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ अलग अलग चिन्ह अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे। अगर ऐसा हो कि एक सवाल यहाँ पर और लेते हैं कि यहाँ ऋण 8 है और उसमें से हमको 3 घटाना है, तो इस सवाल को फिर से ऐसा लिख लेते हैं कि ऋण 8 तो यहाँ हो जाएगा, बीच में ऋण लगाएंगे और साथ में आएगा 3। अब स्थिति ऐसी बनेगी कि ये ऋण 8 रहेगा, यहाँ ऋण चिन्ह एक ही बार है तो ये वैसा का वैसे ही रहेगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट वो कर्जे वाला फिर से आएगा कि यहाँ 8 रुपये का कर्जा पहले से है, 3 रुपये का कर्जा और ले लिया तो कुल मिला के कर्जा ही बढ़ा और 8 और 3 मिलकर अब 11 रुपये का कर्जा हो गया है। इस प्रकार से हम सवालों को कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें गुणा का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, किस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी जब गुणा पढ़ाते हैं तो ऐसे 4 नियम पढ़ाते हैं कि धन का धन में गुणा होता है तो धन होता है, ऋण का ऋण में गुणा होता है तो धन होता है, धन का गुणा ऋण में होता है तो ऋण होता है और ऋण का गुणा धन में करते हैं तो ऋण होता है। ऐसे 4 नियम पढ़ाते हैं। धन में धन का धन, ऋण में ऋण का धन, धन में ऋण का ऋण, ऋण में धन का ऋण, तो सब दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। इन 4 नियमों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी ये हो गई और एक कैटेगरी ये हो गई। हम इनको देखें कि एक जैसे चिन्हों का जब भी गुणा हुआ है उत्तर धन में आया है, मतलब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा और ऋण 2 का गुणा भी हम अगर ऋण 3 में करेंगे तब भी 6 आएगा। एक जैसे चिन्हों का गुणा जब भी होगा तो उत्तर हमेशा धन में आएगा। और अलग अलग चिन्हों का अगर हम गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा हम ऋण 3 में करेंगे तो ऋण का 6 आएगा, या ऋण 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तब भी ऋण 6 आएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो इसको याद रखना बहुत आसान है। एक जैसे चिन्ह आपको जहाँ दिख जाए उत्तर धन में, अलग अलग चिन्ह आपको जहाँ दिख जाए उत्तर ऋण में। इसको हम एक और आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि जब भी किसी एक संख्या में ऋण लगा रहेगा तो उत्तर में ऋण आएगा। देखो 2 में से एक संख्या में ऋण था, आया, 2 में से एक संख्या में ऋण है तो ऋण आएगा, दोनों संख्या में ऋण आएगा तो ऋण हट जाएगा। हम केवल इतना याद रख लें तो इन चारों सूत्रों की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल ये आएगा कि अगर एक बार ऋण चिन्ह दिख जाए तो फिर हम कहेंगे कि सवाल में ऋण आएगा, उत्तर जो आएगा उसमें ऋण आएगा। और अगर एक बार से ज़्यादा 2 बार हमको ऋण दिख जाए तो फिर ऋण गायब हो जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, एक बार में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आएगा। मतलब जो विषम संख्याएं रहेगी, विषम संख्याओं में अगर विषम क्रम में अगर 1, 3, 5 इतनी बार अगर ऋण चिन्ह संख्याओं में लगा हुआ है तो ऋण चिन्ह लगाना है, और 2, 4, 6 बार कभी आ जाए तो नहीं लगाना है। इसका प्रश्न लेकर देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखते हैं
प्रश्न में हम देखेंगे कि अगर आपको ऐसा दिया है कि ऋण 1 में गुणा करना है 225 का, तो हम देखेंगे गुणा करना बहुत आसान है, केवल चिन्ह लगाने में दिक्कत होती है। तो हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं में से कितनी संख्याओं में ऋण लगा हुआ है। तो हम देखेंगे एक ही संख्या में ऋण है तो उत्तर में ऋण आएगा। 225 का 1 में गुणा करेंगे 225 आ जाएगा, उत्तर आ गया। 225 का 1 में गुणा करना कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा वो दिक्कत है। तो हम देखेंगे कि 2 में से किसी एक संख्या में अगर ऋण है तो ऋण लगाना है। कभी यही सवाल ऐसा हो जाए कि ऋण 2 का गुणा हमको ऋण 22 में करना है, तो हम देखेंगे ऋण चिन्ह कितनी बार हो गया। अब ऋण चिन्ह 2 बार हो गया, तो जो उत्तर आएगा उसमें ऋण का चिन्ह नहीं लगाएंगे। 22 का गुणा 2 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 44। मतलब ऋण चिन्ह केवल तभी लगेगा जब एक बार ऋण चिन्ह हो, 2 बार आ गया तो नहीं लगेगा। पर कभी सवाल ऐसा हो जाए कि 1, 2 और 3 बार ऋण का चिन्ह कभी हो जाएगा तो फिर हमको ऋण लगाना पड़ेगा। उसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये जो 2 संख्याएं हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं हम कि यहाँ पर कोई अंक लिखा हुआ है। हम देखें केवल कि ये 2 ही संख्याएं हमारे पास है, तो हम देखेंगे कि दोनों में चिन्ह ऋण का आ गया तो ऋण लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। उसके बाद तीसरा अंक लिख लेंगे हम। 2 भाग में हमने सवाल को बांट दिया। ऋण 1 और ऋण 2 का हमने आपस में गुणा करा, देखा 2 बार ऋण चिन्ह था तो हमने ऋण चिन्ह उत्तर में हट जाएगा। 2 का गुणा 1 में करा 2 आ गया, गुणा लगाया, फिर हमने ऋण 3 लिखा। अब हमारे पास एक और नया सवाल बन गया है, 1 में ऋण चिन्ह नहीं है, 1 में ऋण चिन्ह है, तो हम देखेंगे कि एक ही संख्या में ऋण चिन्ह है तो उत्तर में ऋण आएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से हम 3 नंबर वाले सवालों को भी कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा दे दिया जाए कि ऋण 4 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 1 और गुणा ऋण 5, इस प्रकार 4 अंक हमको दे दिए और बोला गुणा करके दिखाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम 2 भाग में बांट देंगे। मान लेंगे एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। हमने देखा दोनों में ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह हट जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनों कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ गुणा लगा है, गुणा लगा लेंगे। फिर इन दोनों में ऋण है तो क्या करेंगे, इन दोनों में ऋण है तो हम क्या करेंगे, ऋण उसका भी हट जाएगा, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब ऋण चिन्ह तो गायब हो गया दोनों ऐसे दोनों साइड से। फिर क्या करेंगे, 8 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार से हम गुणा के सवालों को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम इसके भाग वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाग के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं अगर संख्याएं हमको धन ऋण की अलग अलग संख्याएं दी हुई है। देखेंगे भाग में ऐसा लिखा है कि ऋण 1 में हमको भाग देना है 1 का, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट काम करता है कि किसी एक संख्या में अगर ऋण चिन्ह है तो उत्तर में ऋण आएगा। मतलब ऋण 1 में अगर हम भाग दे रहे हैं 1 का तो 1 एकम 1 होता है, उत्तर तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 में से किसी एक ही संख्या में ऋण है तो ऋण लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ऋण 21 में भाग देना है ऋण 3 का, अगर दोनों संख्याओं में ऋण चिन्ह आ जाए तो फिर उत्तर में ऋण चिन्ह नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 21 7 बार में आ जाएगा। 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सती 21। दोनों में ऋण चिन्ह कभी आ जाए तो फिर यहाँ पर ऋण चिन्ह नहीं आएगा। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ऋण 1 के बटे में 1 आएगा तो संख्या हमारी ऋण 1 बचेगी, बटे का 1 हम हटा सकते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ऋण के 21 के बटे में लिखेंगे हम ऋण 3, तो यहाँ ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कट जाएगा और 3 के पहाड़े में 21 जो है वो 7 बार में आएगा। इस प्रकार हम जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सभी सवालों को पूर्णांक के अंतर्गत जो दिए हैं उनको कर सकते हैं। भाग, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सभी साधारण कैटेगरी के ही हैं, वैसे ही करना है। केवल आपको चिन्ह लगाना किस प्रकार से है वो मैंने आपको बताया, तो कुछ स्पीड में मैंने बताया, चारों संक्रियाएं आपको समझा दी। आप उसको रुक रुक कर पहले जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, फिर घटाने वाला कॉन्सेप्ट, फिर गुणा वाला और फिर भाग वाला एक एक से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। गणित आपको अच्छे लगते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद में आप अगर बहुत अच्छी वीडियो लगे तो उसको लाइक भी कर दें आप, और उसके बाद में नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। इसके लिए आप बेल आइकॉन को दबाएं और ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू।